हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज़ फेयर। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स को डिस्कस कर रहे थे एंड आज हम लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स डिस्कस करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे हाउ टू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। देखो, ये एक टाइप की जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। बेसिकली होता क्या है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड से। उस लेस रिएक्टिव मेटल का जो कंपाउंड होगा या तो वो एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में होगा या फिर मॉल्टन फॉर्म में होगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि मोर रिएक्टिव मेटल कौन सा है और लेस रिएक्टिव मेटल कौन सा है? देखो, हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कुछ इस टाइप से है, इस फॉर्म में है। मोस्ट रिएक्टिव इज़ पोटेशियम। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊंगी तो मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती जा रही है? डिक्रीज़ होती जा रही है। मोस्ट रिएक्टिव इज़ पोटेशियम, लीस्ट रिएक्टिव इज़ प्लेटिनम। इट मीन्स पोटेशियम क्या कर सकता है, ये जो बाकी के जो मेटल्स हैं ना, अगर आपने इनका कोई कंपाउंड लिया है तो पोटेशियम उसको रिप्लेस कर देगा उनके कंपाउंड से। जैसे हमने क्या लिया यहाँ, सॉलिड फॉर्म में आयरन लिया, राइट। और सॉल्यूशन किसका लिया है? कॉपर मेटल का, कॉपर सल्फेट लिया है। तो आयरन क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा, उसको हटा देगा और अपने आप को ले आएगा उसकी जगह। तो FeSO4 बन जाएगा इन एक्वस स्टेट और कॉपर यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ी है। उसमें यही होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड से। अब जैसे एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे कि K इन सॉलिड फॉर्म प्लस MgNO3 2। तो अब क्या होगा, पोटेशियम Mg से पहले आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। इट मीन्स रिएक्शन होगी और पोटेशियम रिप्लेस कर देगा, पोटेशियम क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा Mg को उसके कंपाउंड से। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि ऐसे Mg रिप्लेस हो जाएगा और जो है ये रिएक्शन होगी, तो ये चीज़ गलत है। यहाँ आपको पोटेशियम का इस नाइट्राइट एनायन के साथ कंपाउंड बनाना पड़ेगा। वो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, अब पोटेशियम का नाइट्राइट एग्जिस्ट करेगा। तो पोटेशियम पोटेशियम नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है KNO3, ना कि KNO3 2। तो यहाँ प्रोडक्ट KNO3 बनेगा। डिस्प्लेसमेंट का मेरे कहने से मतलब ये है कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट का जो कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा था वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मोर रिएक्टिव का जो कंपाउंड है वो एग्जिस्ट करेगा। यहाँ अगर मैग्नीशियम का नाइट्राइट है तो अब क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, तो अब पोटेशियम का नाइट्राइट एग्जिस्ट करेगा और मैग्नीशियम जो है सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि जैसे Zn प्लस Al2SO4 3, तो क्या प्रोडक्ट्स होंगे इस रिएक्शन के? तो नो रिएक्शन होगी, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से,
है ना। मैंने बताया था लेफ़्ट टू राइट जाओगे, अभी मैंने लेफ़्ट टू राइट केस में लिखे, वैसे हम इसको डाउन मतलब टॉप टू बॉटम लिखते हैं। तो एल्यूमिनियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, क्योंकि जिंक लेस रिएक्टिव है तो वो एल्यूमिनियम को कैसे रिप्लेस करेगा, कैसे डिस्प्लेस करेगा, इसलिए आंसर क्या होगा, नो रिएक्शन। ठीक है। अब ये जो हमने मेटल की जो ये एक्टिविटी सीरीज़ बनाई है ना, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाई है, रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स बोलो या एक्टिविटी सीरीज़ बोलो, बात सेम है। ये हमने यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कर करके बनाई है। हमने क्या लिए, बहुत सारे मेटल्स के कंपाउंड्स लिए, फिर उसमें कोई और मेटल डाला, देखा कि कंपाउंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो ऐसे ऐसे कर करके हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही मेटल्स के बारे में जाना है, कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। और यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कर करके हमने मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ या फिर एक्टिविटी सीरीज़ को जो है बनाया है। तो ये लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी मेटल्स की। एक छोटा सा टॉपिक रहता है एनोडाइजिंग, हम उसकी भी स्टडी करेंगे अभी। देखो, एनोडाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एनोडाइजिंग का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम एक मोटी ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम बनाते हैं, यानी कि Al2O3 की लेयर बना देना, मोटी सी लेयर बना देना किसी सरफेस के ऊपर, दैट इज़ एनोडाइजिंग। देखो, हमें पता है कि जो एल्यूमिनियम है, मान लो ये एल्यूमिनियम मेटल मैंने ऐसे ही एनवायरनमेंट में रख दिया, ये मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, है ना। ये हमने फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल डिस्कस की थी कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब इसको बैलेंस कर लेंगे हम, है ना। सो यहाँ पे लिखा है एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। द एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेसिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। देखो क्या था, ये पूरा एल्यूमिनियम का मेटल है, कोई एलिमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट है जो एल्यूमिनियम से बना है। अब जो एनवायरनमेंट के ज़्यादा कांटेक्ट में था, उसने क्या किया, रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या बना ली, लेयर बना ली, है ना। अब जो थोड़ा सा कम एनवायरनमेंट्स में था, जैसे ये 3D में होगा तो ऊपरी सरफेस ने तो लेयर बना ली होगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, पर उसके अंदर भी तो मेटल्स प्रेजेंट है एल्यूमिनियम के, तो वो कैसे बच पाएंगे ऑक्साइड बनाने से, इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर की वजह से जो ऊपरी मेटल्स ने, ऊपरी एलिमेंट्स ने बना लिए। अब वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर जो बनी है वो क्या करेगी, एज अ प्रोटेक्टिव कोट की तरह काम करेगी और फर्दर कोरोजन को प्रिवेंट करेगी उस एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट को। देखो, मान लो ये जैसे एल्यूमिनियम से बना हुआ है, अब क्या हुआ, ये एनवायरनमेंट में है तो ये इसके मतलब ये बहुत सारे मेटल्स ऑफ एल्यूमिनियम से बना हुआ है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं एल्यूमिनियम के, बहुत सारे यहाँ पे एटम्स हैं एल्यूमिनियम के। तो जो एनवायरनमेंट के ज़्यादा कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट में है ऊपर वाले, है ना, तो इन्होंने रिएक्ट करके यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना ली, ऐसे ही हर जगह बना ली। लेकिन जो अंदर के जो मेटल्स है ये 3D है ना, और ये जो है होलो भी नहीं है, सॉलिड है मटेरियल, तो अंदर के मेटल्स तो बच जाएंगे ना उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाने से, क्योंकि ऊपरी जो एलिमेंट्स है, ऊपरी जो मेटल्स है, उन्होंने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनाई है वो एज अ कवरिंग की तरह काम कर रही है, जो प्रोटेक्ट कर रही है उनको रिएक्ट करने से उस एल्यूमिनियम मेटल के सरफेस को फर्दर कोरोजन से प्रिवेंट करने में। और ये रेजिस्टेंस, ये जो प्रॉपर्टी है कोरोजन प्रिवेंट करने की, दिस कैन बी फर्दर इम्प्रूव्ड बाय मेकिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, राइट। और अगर हमें देखो, ऊपरी एलिमेंट्स ने, ऊपरी सरफेस वाले जितने भी एटम्स थे उन्होंने तो रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना ली, अंदर के जो मेटल्स है, जो एलिमेंट्स है, वो बच गई इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर की वजह से, और ऐसे हमारा सरफेस प्रिवेंट हो गया
कोरोजन से। अगर आपको ये प्रॉपर्टी बढ़ानी है, ये कोरोजन की प्रॉपर्टी को और एनहेंस करना है, तो आप कोई तगड़ी सी, कोई मोटी सी ऑक्साइड की लेयर डेवलप कर दो, तो वो क्या करेगी, और अच्छी तरीके से एंड और ज़्यादा मेटल्स को जो है प्रिवेंट करेगी कोरोजन से। सो एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें क्या होता है कि हम क्या लेते हैं, एक एल्यूमिनियम का कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको तो एनोड बनाते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइज करते हैं विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये याद रखना कैसे हम एनोडाइजिंग का प्रोसेस करते हैं। हम क्या लेते हैं, एक एल्यूमिनियम का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, उसको क्या बना लिया हमने, एनोड बना लिया, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस कर दी। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, जनरली हम 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, फिर इनको जो है बैटरी से जोड़ देते हैं, है ना। और यहाँ पे सॉल्यूशन किसका होता है, H2SO4 एसिड का। तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन गैस यहाँ एनोड पर निकलेगी, जो ऑक्सीजन गैस यहाँ एनोड पर निकलेगी, ये एनोड है जो कि एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रोड एल्यूमिनियम के। तो यहाँ पे O2 गैस निकलेगी, तो वो O2 गैस इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ऊपर जो है इस मेटल के साथ रिएक्ट करेगी और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो है लेयर बना लेगी, और ऐसे हमारा एनोडाइज्ड हो जाएगा वो एल्यूमिनियम का आर्टिकल। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एन अट्रैक्टिव फिनिश। फिर जो भी मतलब यहाँ ऑक्सीजन रिलीज होगी एनोड पर, ठीक है, तो वो O2 रिएक्ट करके Al2O3 की ऑक्साइड लेयर बना लेगी। ऐसे हमारा एल्यूमिनियम का जो आर्टिकल है वो एनोडाइज हो जाएगा, और उसके अंदर के मेटल्स एलिमेंट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे कोरोजन से। अब ये जो है ना, ये जो भी प्रोसेस हमने किया, अगर आपको इस आर्टिकल को, इस ऑब्जेक्ट को, इस इलेक्ट्रोड को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, तो आप इस पर डिफरेंट कलर्स ऐड कर सकते हो। तो ये छोटा सा प्रोसेस है एनोडाइजिंग का। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स जो है पूरी हो चुकी है। हमें बस इतनी ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, so please like the video, also share and subscribe my channel. Thank you so much.